Hello 11th class. Today we start business study and the topic is multiple objective of business. लास्ट वीडियो में हमने ये थोड़ा सा इंट्रो कर लिया था कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने होते हैं। वैसे तो एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट होता है, बट उसे कुछ और ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखने होते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में रीड किए हुए थे। आज हम उनकी डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो होते हैं 3 टाइप्स के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। फर्स्ट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट अस डिस्कस इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किन किन बातों को ध्यान में रखता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 3 बातों पे ध्यान देना होगा। कौन कौन सी 3 बातें? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब सर्वाइवल की बात करते हैं। ये सर्वाइवल क्या है? सर्वाइवल का मतलब होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होता है और उसे कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में खुद को बनाए रखना होता है, तो उसकी एग्जिस्टेंस यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है किसमें? कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। अगर कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो खुद को बनाए रख पाता है, दैट इज कॉल्ड, वो सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का ये तो मेन ही चल रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में इसको इंक्लूड किया हुआ है कि प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस तो होती है। बिना प्रॉफिट अर्निंग के ना तो ये पॉसिबल है ना ग्रोथ पॉसिबल है। तो इसे हम मेन चीज़ मान के चलेंगे, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बिजनेस सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, और सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा तो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं इस पे ही ये डिपेंड है और इस पे ही ये डिपेंड है कि सर्वाइवल कैसे होगा। अगर प्रॉफिट अर्निंग, कंटिन्यूअस प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस चलती है तो सर्वाइव करेगा कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, अदरवाइज कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो खुद को एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एंड अर्निंग प्रोसेस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट कंटिन्यूअस वे में होगा तो वो ग्रोथ उसकी होती रहेगी, अदरवाइज ग्रोथ भी वो नहीं कर पाएगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में ये 3 बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के थ्रू अचीव करना होता है। क्या? सबसे पहले वो खुद को सर्वाइव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। सेकंड, प्रॉफिट, कंटिन्यूअस वे में उसे प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। एंड थर्ड इज ग्रोथ। प्रॉफिट ही ग्रोथ को डिसाइड करती है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो सर्वाइव भी नहीं है। सो लेट अस डिस्कस डिटेल स्टडी ऑफ सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सो स्टूडेंट, सर्वाइवल मीन्स एग्जिस्ट इन द कंपटीशन मार्केट, यानी कंपटीशन मार्केट में खुद को एग्जिस्ट कर पाना, इट मीन्स सर्वाइवल। कंपटीशन बहुत होता है, कई सारे बिजनेस आए और गए। जैसे कि जियो जब आया था, जियो ने 4G लॉन्च किया था तो कई छोटी मोटी कंपनियां अपनी दुकान बढ़ा के चली गई थी। जैसे कि तुम जानते हो यूनिनॉर है, जैसे टेलीनॉर बन गया था, एयरसेल है, और ऐसी 1-2 कंपनियां और थी जो सर्वाइव नहीं कर पाई। क्यों? जियो ने अच्छा खासा कंपटीशन दिया था। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होता है? खुद को सर्वाइव करना होता है, मींस एग्जिस्ट करना होता है। किसमें? जो कंपटीशन मार्केट में, उस जो कंपटीशन मार्केट है उसमें खुद को एग्जिस्ट कर पाना, इट मीन्स सर्वाइवल। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो सर्वाइव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट थिंग इज
इट इज़ पॉसिबल व्हेन इट इज़ एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। सर्वाइव तभी कर पाओगे जब आप क्या कर लोगे, जो आप अपनी एक्सपेंसेस कर रहे हो उन्हें कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपकी जो कॉस्ट है बिजनेस की उसे आप कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो ये। एंड प्रॉफिट, आप प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो, कि किसी साल तो प्रॉफिट हो जाता है और किसी साल प्रॉफिट नहीं होता, लॉस हो जाता है। तो ये सारी बातें भी डिपेंड करती हैं कि सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी कॉस्ट ही कवर नहीं कर पाओगे तो फिर आप सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। तो ये है सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस का सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट पे तो ये दोनों ही डिपेंड है। क्या सर्वाइव तभी कर पाओगे जब प्रॉफिट होगा। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि अर्निंग प्रॉफिट भी आपको सर्वाइव करना सिखाता है। तो प्रॉफिट पे ये दोनों डिपेंड होते हैं, ग्रोथ भी एंड सर्वाइवल भी। प्रॉफिट क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव होता ही है बिजनेस का कि प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, यानी कि ये किसके लिए ज़रूरी है, आप सर्वाइव करोगे उसके लिए ज़रूरी है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इसके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ रिवार्ड, ये रिवार्ड होता है प्रॉफिट। किस चीज़ का रिवार्ड होता है, बियरिंग रिस्क। तो एक बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट क्या चीज़ है, ये एक रिवार्ड होता है। क्यों, उसने क्या काम किया है, वो रिस्क को बॉर्न करता है। तो रिस्क बॉर्न करने के बदले एक बिजनेसमैन को जो रिवार्ड मिलता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। नेक्स्ट थिंग इज ग्रोथ। ग्रोथ तो हर बिजनेसमैन को अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को तो कराना ही होगा। तो सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट, यानी कि आपका बिजनेस सक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा, उसकी ग्रोथ रेट से। कि उसकी ग्रोथ रेट लास्ट ईयर 10% थी, आज उसने 11% ग्रोथ रेट अचीव कर ली है। इट मीन्स वो सक्सेस होता जा रहा है धीमे धीमे। तो ग्रोथ रेट ही ग्रोथ को डिसाइड करती है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज ये जो ग्रोथ है वो कैसे मेजर्ड करेंगे। तो ग्रोथ को मेजर करने की कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ थिंग्स होती हैं, उन पे डिपेंड करती है ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। सबसे पहली बात करते हैं टर्म्स ऑफ सेल। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेल को हर साल इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स वो ग्रोथ कर रहा है। तो ग्रोथ का सबसे पहला टूल क्या है, सेल का इंक्रीजमेंट होना। सेल इंक्रीज हो रही है, सेल कर पा रहा है तो वो ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ ब्रांचेज। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कई सारी ब्रांचेज होती हैं। सपोज दैट एक सिटी में उसने अपनी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन कर ली है, अब वो ग्रोथ कर रहा है तो वो अदर सिटी में भी अपनी ब्रांचेस लगाता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। उसके प्रोडक्ट कितने हैं, वो एक ही तरीके का प्रोडक्ट सेल करता है कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बेचता है। जैसे नेस्ले कंपनी है, नेस्ले कंपनी कई डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, मैगी भी बना रही है और चॉकलेट भी बना रही है और अदर थिंग्स के बिस्किट्स भी बना रही है, और बच्चों के पीने के जो बेबी प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी उसने अपनी पहुंच बनाई हुई है। तो नेस्ले कंपनी क्या कर रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है। तो ये भी ग्रोथ को मेजर करने का एक टूल होता है। नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ एम्प्लॉई। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। अगर कम एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं इट मीन्स ग्रो नहीं है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ते चले जा रहे हैं इट मीन्स क्या है, आप ग्रोथ कर रहे हैं। तो ग्रो को मेजर करने के कौन कौन से टूल्स होते हैं, सेल है, ब्रांच है, नंबर ऑफ ब्रांच है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, ETC एटसेट्रा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो ग्रोथ को मेजर करती हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम किन 3 बातों का ध्यान रखते हैं, सर्वाइवल का, प्रॉफिट का और ग्रोथ का। सर्वाइवल और ग्रोथ किस पे डिपेंड होता है, प्रॉफिट पे। और प्रॉफिट क्या है, एक बिजनेसमैन के लिए रिवार्ड होता है। किस चीज़ का रिवार्ड होता है, बियरिंग रिस्क का। ओके, नाउ let us discuss next objective, social objective. Guys, now we study the next objective, social objective. Social objective में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किन किन ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है, अपने को
सामाजिक तौर पे कितना मजबूत बना पाता है, जिससे कि उसकी जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो उस कंपनी के बारे में कितना सोचने लग जाते हैं। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सोशल एक्टिविटीज़ करे ही ना, सोशल ऑब्जेक्टिव पे, सोशल एक्टिविटीज़ पे बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता, तो इट मीन्स वो बिल्कुल भी उसके सक्सेस होने के चांसेस नहीं रह सकते हैं। ओके, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने होते हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करना होता है उसे, वो हम रीड करने वाले हैं। फर्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव में पहला है सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का मतलब, सपोज एक कंज्यूमर को क्या है, उसे किसी और अच्छी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वो कंपनी क्या कर रही है, उस चीज़ को बना के ही नहीं दे रही है, यानी कि जो कंज्यूमर की वांट्स है उसे तो फुलफिल कर ही नहीं रही है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या करना होगा, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके के प्रोडक्ट की सप्लाई करनी होगी जो उसकी नीड को सेटिस्फाई करते होंगे। इसमें यही बोला है कि जो डिजायर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट एक कंज्यूमर मांग रहा है, उसकी जो इच्छा है उसे वो नहीं दोगे तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपको एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली बात यही होती है, आपको क्या करना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए वो प्रोडक्ट बनाने हैं, वो प्रोडक्ट सेल करने हैं जो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते हो, उसकी नीड को फुलफिल करते हो। ओके, नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना क्राइसिस चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस पे लगे हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी चीज़ों के दाम बढ़ा रहे हैं, या इसमें ऐसा भी कई सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो सही काम कर रहा है, वो तो प्रोडक्ट सही बना रहा है, लेकिन उसकी ब्लैक मार्केटिंग आगे जो होते हैं रिटेलर वगैरह और ब्रोकर वगैरह, वो क्या कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को पब्लिक तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसके जो प्रोडक्ट बना के दे रही है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें उसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा है कोई उसके प्रोडक्ट को लेके। तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है ब्लैक मार्केटिंग करना, काला बाजारी, चीज़ों को इकट्ठा कर लो और जब मार्केट में डिमांड हो जाएगी तो उन्हें महंगा करके बेच देंगे। जैसे इसमें हम प्याज का, ऑनियन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हर साल क्या होता है, कई सारे लोग क्या करते हैं, ऑनियन को इकट्ठा रख लेते हैं अपने गोदामों में। अब मार्केट में जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड बढ़ेगी, तो उन्होंने सस्ती रेट पे तो ऑनियन को परचेज कर लिया और ताला डाल दिया। अब क्या देखते हैं, मार्केट में ऑनियन की डिमांड बढ़ रही है, धीमे धीमे बढ़ रही है, और ऑनियन की डिमांड बढ़ते बढ़ते उसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, और जैसे ही प्राइस हाई होते हैं वो अपने स्टॉक में से उस प्याज को बेचना चालू कर देते हैं। तो ये एक तरीके की ब्लैक मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट थिंग इज़ अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन ये बहुत होता है, मिलावटी काम। लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मिलावट में ले सकते हैं, घी होता है देसी घी, उसमें मिलावट का वर्क चलता है, दूध में मिलावट का वर्क चलता है, और भी कई सारे अदर प्रोडक्ट्स हैं, इनमें अडल्ट्रेशन का वर्क करते हैं कई सारे लोग। तो आपको क्या करना है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि अडल्ट्रेशन तो नहीं हो रहा। अगर वो जानबूझ के कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अडल्ट्रेशन कर रहा है, अडल्ट्रेटेड कमोडिटीज़ को सेल कर रहा है, इट मीन्स वो सोशल ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर रहा है। नेक्स्ट थिंग इज ओवरचार्जिंग। ओवरचार्जिंग, जैसे कि अभी कोरोना क्राइसिस में तुमने देखा होगा कई सारी डेली नीड्स के प्रोडक्ट ओवरचार्जिंग, हाई रेट पे बिकने लगे हैं। जिन चीज़ों के दाम नॉर्मल रेट के थे, आज वो हाई प्राइसेस पे बिक रहे हैं। तो ओवरचार्जिंग भी क्या हो जाती है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो जाती है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट थिंग इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट, नाउ द नेक्स्ट वन इज
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मीन्स है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होती है तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन तो वो करती है। अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं कर रही है, इट मीन्स वो सोशल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं कर पा रही है। तो वैसे भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो एम्प्लॉयमेंट तो देती है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसने अपने बिजनेस को स्टार्टअप किया है और बिजनेस स्टार्ट करने पर उसने लोगों को रोज़गार दिया है, लोगों को जॉब पे रखा है, वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनको जॉब देने का मतलब है उसने अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो इस सोशल ऑब्जेक्टिव में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन तो करता ही करता है। नेक्स्ट थिंग इज फोर्थ, सोशल सर्विसेज का मतलब क्या होता है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सोशल सर्विसेज भी करनी होती हैं। जैसे कि सोशल सर्विसेज में क्या होता है कि कई सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो कई सारी चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। जैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में चैरिटेबल डिस्पेंसरीज उन्होंने ओपन कर दी, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स वगैरह ऐसे ओपन कर दिए जहाँ पर उनके वर्कर के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वो उनको फ्री एजुकेशन या सस्ती कह सकते हैं, सस्ती एजुकेशन, कम कॉस्ट वाली एजुकेशन या फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम भी कई सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करते रहते हैं। हॉस्पिटल्स वगैरह ओपन करवा देते हैं। हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि वहाँ पर सस्ती एक्सपेंसेस में या खर्चे बहुत ही कम खर्चे में उनका ट्रीटमेंट करवा दिया जाता है। और नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन में क्या करना है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एयर पॉल्यूशन भी कर सकता है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाटर पॉल्यूशन भी कर सकता है और कई सारे पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पॉल्यूशन को भी अवॉइड करना होता है। उसे अगर उसके यहाँ पर केमिकल वेस्ट डायरेक्टली रिवर्स में फ्लो करवा दिया जाता है, इट मीन्स वाटर पॉल्यूशन है। उसके यहाँ पर हो सकता है कि नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता हो, जहाँ फैक्ट्री लगी हुई हो उसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन होता हो। तो इस तरीके से किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पॉल्यूशन पे भी ध्यान देना होता है कि उसे पॉल्यूटेड नहीं करना है, उस एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाना है। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव का लास्ट पॉइंट था। तो कुल मिला के सोशल ऑब्जेक्टिव के अंडर में ये 5 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कई सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। अब एम्प्लॉय वर्क करते हैं तो उनकी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी फुलफ़िल कराना एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंडर में कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी देना, अच्छी वेजेस देना, उन्हें अच्छी कंडीशन में रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में वर्क करने के लिए प्रोवाइड कराना, ऐसी कंडीशन अराइज करना जो एकदम रिस्क फ्री हो और उनकी पर्सनल जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको ध्यान देना एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। तो लेट अस डिस्कस नाउ हाउ टू कंप्लीट द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। जहाँ पर एक एम्प्लॉई वर्क कर रहा है, एक वर्कर एम्प्लॉई और वर्कर जो वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर जो उनकी वर्किंग कंडीशन है वो गुड होनी चाहिए। ऐसी गुड कंडीशन में ही एक वर्कर सही तरीके से वर्क करेगा। सपोज दैट एक फैक्ट्री में वर्कर वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे तमाम तो शोर हो रहा है, नॉइज़ तो पॉल्यूशन होगा, कई सारी मशीन चल रही हैं, वहीं पे धुआं फैल रहा है, वहीं पे गंदगी पड़ी हुई है जगह जगह। तो अब आप बताइए ऐसी कंडीशन में वर्कर सही तरीके से वर्क कर पाएंगे? तो इसलिए उन्होंने ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही बताया है कि
जो आपके एम्प्लॉई हैं, जो वर्कर हैं, उनको प्रोवाइड करानी है आपको कैसी कंडीशन, गुड वर्किंग कंडीशन। ओके, नाउ सेकंड इज पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री सैलरी एंड वेजेस। अब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी सैलरी नहीं मिल रही और अदर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी सैलरी मिल रही है, तो ये कॉम्पिटिटिव सैलरी का पेमेंट भी कराना जरूरी होता है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, अगर उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी या बेसिस या आपकी सेटिस्फैक्ट्री सैलरी और वेजेस नहीं दी गई, तो वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये भी ध्यान रखना होता है कि उसके एम्प्लॉय जो उसके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उसके वर्कर जो वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उन्हें सही बेसिस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सैलरी का पेमेंट उन्हें सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव और सेटिस्फैक्ट्री सैलरी का पेमेंट कराना जरूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज बाई इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज। ये टाइम टाइम पर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर को ट्रेनिंग देता है ताकि वो एकदम ट्रेंड रहें, अपने वर्क में गुड रहें और साथ में उनकी नॉलेज को अपडेट होना भी ज़रूरी है। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उसके यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं, वर्कर वर्क कर रहे हैं, उनको टाइम टाइम पे ट्रेंड करते रहें और उन्हें उनकी नॉलेज को अपडेट कराते रहें। नेक्स्ट वन इज, ये आपका थर्ड हो गया। एंड फोर्थ इज पीयर रिकॉग्निशन। हर एम्प्लॉय, हर वर्कर चाहता है कि मुझे मेरे काम से पहचाना जाए। तो इस तरीके से एक एम्प्लॉय के साथ में, एक वर्कर के साथ में पीयर रिकॉग्निशन होना चाहिए। उसे उसके नाम से, उसे उसके काम से पहचान मिलनी चाहिए। हर एम्प्लॉय, हर वर्कर यही चाहता है। तो पीयर रिकॉग्निशन भी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कहते हैं पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट भी करानी है आपको। आप अपने एम्प्लॉय को और वर्कर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो आपके यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा। इसलिए पीयर रिकॉग्निशन यानी उसे उसके नाम से, काम से पहचानो, साथ में उसे रिस्पेक्ट भी करनी है उसकी। तो कहते हैं पीयर रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट बाई एनकरेजिंग एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आप अपने एम्प्लॉय को पीयर रिकॉग्निशन देंगे, साथ में जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आएगी तो उन्हें साथ में बुला के डिसीजन मेकिंग करने का काम करेंगे, तो इस तरीके से एम्प्लॉय और वर्कर खुश होंगे और आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े रहेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, प्रोवाइडिंग स्पेशल सच एज स्पेशल बेनिफिट्स। हमें अपने एम्प्लॉय को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स भी देने होते हैं। स्पेशल बेनिफिट्स में क्या हो जाएगा? स्पेशल बेनिफिट्स में जैसे कि उन्हें हाउसिंग फैसिलिटी दी जाए, यानी कि अगर हमारे यहाँ पे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो उनके रहने का, खाने का एक फैसिलिटी उन्हें अलग प्रोवाइड की जाए। वो उनके लिए अलग से पर्सनल क्वार्टर बनवाए जाएं और उन्हें वहीं पे हाउसिंग फैसिलिटीज़ दी जाए। नेक्स्ट वन इज मेडिकल फैसिलिटी। अगर कोई वर्कर इंजरस हो जाता है या बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट वन इज फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको फ्री एजुकेशन की भी व्यवस्था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को करा देनी चाहिए। अगर ये सब कराते हैं तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय के, वर्कर के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराने में सफल हो जाता है। तो ये थे आपके ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अगर ह्यूमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराना है तो इन सारे पॉइंट्स को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट होते हैं। ये तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव हमने पहले से सारे के सारे रीड कर लिए हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। नाउ थैंक यू।